हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो बेटा हमने अभी लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था। द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस बिल्कुल मैच करता है इनर्शिया के साथ। तो बेटा इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया मीन्स मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बेटा 9th क्लास में पढ़ा था आपने इनर्शिया। तो बेटा इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करती है। तो बेटा जैसे हर बॉडी के पास इनर्शिया होती है, ऐसे ही हर मटेरियल के पास रेजिस्टेंस होता है। तो बेटा जैसे आपका मैकेनिक्स में मास इनर्शिया के इक्वल होता है, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस होगा वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग हर मटेरियल के पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है जिससे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज कर सकता है। इसका मीनिंग हर मटेरियल नेचर में इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर सकता है। कभी तो वो ग्रेट वैल्यू से अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, कभी वो लेस वैल्यू से अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर मटेरियल आपका बेटर कंडक्टर है तो उसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। अगर मटेरियल आपका लेस कंडक्टिंग है तो उसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा ये बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में कि रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हर मटेरियल के पास होगी और जो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी। तो इसका मीनिंग ये प्रॉपर्टी आप कभी भी मटेरियल में से खत्म नहीं कर सकते। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी मटेरियल में से खत्म नहीं हो सकती। जैसे किसी बॉडी का मास बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, तो उसी टाइप से आप किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो इनहेरेंट एबिलिटी टू अपोज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो बेटा अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को किसके इक्वल पुट करेंगे? दैट इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो जैसे मैकेनिक्स में आपने मास को लिखा था इनर्शिया, तो उसी टाइप से मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को लिख दिया इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो बेटा मुझे बताओ, अब मुझे ध्यान से बताना, रबर और कॉपर, इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ज्यादा है? कॉपर आपका बेस्ट कंडक्टर है, तो कॉपर के पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कम होगी। कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आपका इजीली फ्लो करता है। रबर के पास बेटा इलेक्ट्रिकल इनर्शिया काफी ज्यादा होगी। तो रबर में से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसका मीनिंग क्या है? रबर के पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो बेटा उसी टाइप से बताना कि आप एक बाइसाइकिल को उठा लेते हो, क्या आप एक ट्रेन को उठा पाओगे? ट्रेन का मास काफी ज्यादा है, तो ट्रेन की इनर्शिया काफी ज्यादा है, तो ट्रेन की इनर्शिया को आप अपोज नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक बाइसाइकिल को उठा लोगे, इसका मीनिंग बाइसाइकिल की इनर्शिया को आप इजीली अपोज कर देते हो। तो बेटा उसी टाइप से कॉपर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होगी, काफी कम होगी, जिसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अपोज करेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना कि जो आपका बेटर कंडक्टर होगा उसके पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कम होगी। अगर उसके पास इलेक्ट्रिकल इनर्शिया काफी कम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट ये फिक्स रखना माइंड में, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। अगर ऐसा है तो वो मटेरियल आपका सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो बेटा अभी तक हमें कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टिंग नेचर वाला नहीं मिला है। तो बेटा ये आप ध्यान रखना माइंड में बिल्कुल।
ठीक है, तो अब चेक करते हैं रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बनाया है, तो अब चेक करने वाले हैं कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला बनाया है। तो बेटा हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने दो कंडक्टिंग स्लैब ले लिए, ये दो कंडक्टिंग स्लैब लिए साइंटिस्ट ने और दोनों को सीरीज में लगा दिया, दोनों की लेंथ सेम है और इन दोनों कंडक्टिंग स्लैब्स को हमने सीरीज में लगाया अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। फिर हमने इनका अलाइनमेंट चेंज किया और हमने इनको रखा एक दूसरे के ऊपर, दैट इज इन पैरेलल, और यहां भी वही सेम लगाया पोटेंशियल डिफरेंस V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा साइंटिस्ट को क्या मिला, साइंटिस्ट को यहां करंट की वैल्यू मिली I1 और यहां करंट की वैल्यू मिली I2। तो बेटा दोनों सर्किट्स में कंडक्टिंग स्लैब का हमने ओरिएंटेशन चेंज किया है, पहले दोनों एंड टू एंड कनेक्ट है और बाद में दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसका मीनिंग दोनों सर्किट्स में मटेरियल आपका सेम है और कंडक्टिंग स्लैब्स की लेंथ भी सेम रखी हमने, सिर्फ उनका रखने का तरीका हमने चेंज किया है। तो बेटा यहां करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां करंट I2 आ रहा है। तो बेटा हमें आउटकम क्या मिला, दैट इज I2 मोर देन I1। तो बेटा आप चेक करके बताना बेटा मुझे कि जो फर्स्ट आपका फिगर है, फर्स्ट फिगर में जो आपने कंडक्टिंग स्लैब लिया है उसमें टोटल लेंथ क्या होगी बेटा, 2L होगी नहीं होगी, चेक करो। फर्स्ट फिगर में इलेक्ट्रिक करंट आपका कितनी लेंथ में से पास होगा, L प्लस L 2L। तो यहां पर टोटल लेंथ क्या होगी आपके पास 2L। अब बेटा यहां चेक करो नंबर 2 फिगर में आपका टोटल लेंथ क्या बनेगा जिसमें से करंट आपका पास होगा, दैट इज L। तो अगर लेंथ इंक्रीज होती है तो करंट आपका डिक्रीज होता है, लेंथ अगर डिक्रीज होती है तो करंट आपका इंक्रीज होता है। अब चेक करो यहां अगर कंडक्टिंग स्लैब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये अगर A है तो यहां लास्ट एंड पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A मिलेगा। तो इसी टाइप से यहां चेक करो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज 2A, और यहां टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 2A। इसका मीनिंग एरिया इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एरिया डिक्रीज होने से करंट की वैल्यू आपकी यहां एरिया इंक्रीज हुआ तो करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, यहां एरिया डिक्रीज हुआ तो यहां करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग आपको यहां पर आउटकम क्या मिला कि करंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस करंट डिक्रीजेस। तो बेटा जब करंट आपका डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अपोजिशन कब बढ़ेगी, जब करंट आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिशन कम हो रही है। तो हमें अब यहां पर बेटा रिलेशन क्या मिला कि I प्रोपोर्शनल टू बोलो I किसके प्रोपोर्शनल होगा, V इक्वल टू IR होता है। तो बोलो बेटा I R के साथ रिलेशन कैसा बनाएगा, I R के साथ रिलेशन कैसा बनाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, नाउ I प्रोपोर्शनल टू एरिया, इक्वेशन नंबर 1। तो I एरिया पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा और I का रिलेशन R के साथ डायरेक्ट नहीं होगा। इसका मीनिंग I प्रोपोर्शनल टू 1/R बट I प्रोपोर्शनल टू एरिया। बेटा अगला स्टेप, नाउ I प्रोपोर्शनल टू
I proportional to, चेक करना, 1/r एंड I also proportional to 1/L। अगर लेंथ बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा, लेंथ अगर कम होगी तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा आप चेक करो, इन दोनों एविडेंस से हमें क्या मिला, इन दोनों एविडेंस से हमें ये मिला कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमें रिलेशन मिला रेजिस्टेंस का किसके साथ, लेंथ के साथ, रेजिस्टेंस का रिलेशन मिला किसके साथ, हमें एरिया के साथ, वो रिलेशन हमें क्या मिला। तो इसको हम ओवरऑल कैसे लिखेंगे, इट इज R proportional to L upon A, R proportional to L upon A। तो बेटा अब ये डिसाइड हो गया कि R proportional to length of conducting wire and R inversely proportional to area of cross section, area of cross section of conducting wire। तो बेटा अब हम इस सिंबल को हटाएंगे, यहां से सिंबल को अगर यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, R equal to rho L upon A। Now rho is constant. Rho is constant. It is property of material of conducting wire. It is property of material of conducting wire. And rho is known as resistivity. And rho is known as resistivity. बेटा rho एक ऐसा constant है जिसका नेम है resistivity, और rho आपकी conducting material की, conducting wire की property है। rho हमें क्या बताएगा, जो conducting wire है उसका nature कैसा है, उसका nature कैसा है। तो बेटा अब ये बताओ कि रेजिस्टेंस का जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया है उसका हमें एक्सप्रेशन क्या मिला है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका मीनिंग लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। तो एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो बेटा ये था एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेटा अब हम इस एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने वाले हैं। अब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने वाले हैं। तो बेटा रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट फैक्टर है, ये आपको बिल्कुल लर्न करना है, माइंड में फिक्स करना है कि रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट फैक्टर है, ये वेरिएबल फैक्टर नहीं है। रेजिस्टिविटी आपका गिवन कंडक्टर के लिए, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट फैक्टर है। तो रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर गिवन कंडक्टर। बेटा अलग अलग कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, बट एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा ही कांस्टेंट होगी। तो बेटा रेजिस्टिविटी आपका एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की। तो अब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA अपॉन L। तो बेटा यहां से हमें रेजिस्टिविटी की SI यूनिट मिलेगी, ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ओहम मीटर, इट इज इक्वल टू ओहम मीटर। तो बेटा इसी टाइप से CGS यूनिट भी हम निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की, दैट इज ओहम सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की। तो बेटा अब ये बताओ अब आप मुझे ये बताओ कि हमने रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंटल फार्मूला डिराइव कर लिया और उसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या मिला रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ रही है, RA अपॉन L एंड इट इज ओहम मीटर, एंड इट इज ओहम मीटर इन SI सिस्टम। तो बेटा अब ये चेक करना है कि रेजिस्टिविटी को आप किस टाइप से एक्सप्लेन करोगे, क्या चीज है रेजिस्टिविटी। तो बेटा अगर रेजिस्टेंस कंप्लीट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस अगर कंप्लीट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है तो रेजिस्टिविटी भी
उसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस अगर कंप्लीट कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट कंडक्टर प्रॉपर्टी, तो बेटा रेजिस्टिविटी कंडक्टर के स्पेसिफिक पार्ट की प्रॉपर्टी है। तो बेटा रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक पार्ट कंडक्टर प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक पार्ट कंडक्टर प्रॉपर्टी। तो बेटा ये डिफरेंस बिल्कुल फिक्स करना माइंड में। रेजिस्टेंस अगर कंप्लीट कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है तो रेजिस्टिविटी उसी सेम कंडक्टर के एक स्मॉल पोर्शन की प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक पोर्शन की प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग बेटा ये ध्यान रखना कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस तो कंप्लीट कंडक्टर का होगा, कंप्लीट नॉन कंडक्टर का भी होगा। तो आपको मालूम करना है कि रेजिस्टेंस कंप्लीट कंडक्टर का होगा, कंप्लीट नॉन कंडक्टर का भी होगा, बट रेजिस्टिविटी कंडक्टर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा जो कंडक्टर के एक स्पेसिफिक पार्ट का होगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंडक्टर। तो अब चेक करते हैं रेजिस्टिविटी आपका डिफाइन कैसे होगा। रेजिस्टिविटी अब डिफाइन कैसे होगा? तो बेटा अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम एक यूनिट पार्ट ऑफ कंडक्टर को यहां पर एज्यूम करेंगे। अब कैसे एज्यूम करना है? हम लेंथ को क्या लेंगे? दैट इज 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज resistance present in unit length of conducting material or any material having area of cross section 1 meter square is known as resistivity of conducting material or non conducting material। तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर जो लेंथ है वो हमने एज्यूम की थी 1 मीटर, एरिया हमने एज्यूम किया था 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर रेजिस्टिविटी का फार्मूला है RA/L, तो बेटा ये रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है ये अब डिफाइन कैसे होगी? दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर having area of cross section 1 meter square। तो बेटा हम डिफाइन कैसे करेंगे? the resistance per unit length of conducting wire having the resistance per unit length of conducting wire having unit area of cross section is known as resistivity। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके लिए, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मैं बेटा इसको बोल्ड कर रहा हूं, दैट इज रेजिस्टेंस
per unit length of conducting wire having unit area of cross section is known as resistivity। इसका मीनिंग, अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ 10 मीटर है, अगर कंडक्टिंग वायर की लेंथ 10 मीटर है और उसका टोटल रेजिस्टेंस आपका 40 ओहम है, अगर उसका टोटल रेजिस्टेंस अगर 40 ओहम है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो हम यहाँ पर उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई नॉन कंडक्टिंग वायर है, तो रेजिस्टेंस उस पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी, बट जो रेजिस्टिविटी होगी वो उस कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन सा, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या? दैट इज द रेजिस्टेंस per unit length of conducting wire having unit area of cross section is known as resistivity। तो इसका मीनिंग, हमें resistivity को डिफाइन करने के लिए जो मटेरियल है उसका हमें यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है और हमें उसके अंदर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट करना है, और उसके अंदर हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो बेटा now we can totally explain resistivity by taking unit area of cross section of any material and by taking resistance per unit length of material। तो बेटा अगर हम resistance पर यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल लेंगे और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो हम किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या किसी भी मटेरियल का हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी। तो बेटा इस टाइप से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे।